गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माई स्टूडेंट्स एंड यूर वेलकम ऑन माई चैनल फरहत इंग्लिश यूटोपिया। चैनल का नाम आप बहुत अच्छे से जानते हैं और ये भी जानते हैं कि इस चैनल पर आपको प्रिपरेशन कराई जा रही है इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट की इन इंग्लिश सब्जेक्ट या टीजीटी पीजीटी जीआईसी एलटी ग्रेड एग्ज़ाम की, तो आपके लिए ये चैनल उसका कंटेंट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो लिहाजा बने रहिए चैनल पर और लगातार अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। दूसरी बात यह है कि आप लोग बहुत कम शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो हमें और मोटिवेशन मिलेगा और हम और अच्छा कंटेंट आपके लिए अपलोड करेंगे। तो इसलिए बेहतर होता है, देखिए किसी भी काम में अगर आपको मोटिवेशन मिलता रहता है तो आप और अच्छी तरह से उस काम को करने की कोशिश करते हैं। मेरी भी एक यही कोशिश है और मैं वैसे भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रिपरेशन करा रही हूँ। किसी तरह का कोई चार्ज इस चैनल पर नहीं लिया जा रहा है आपकी प्रिपरेशन के लिए। बस आप अपने चैनल की वीडियोस देखिए और अगर आप और ज़्यादा वीडियोस देखना चाहते हैं तो इसकी प्लेलिस्ट में जाकर के विज़िट कर सकते हैं और चैनल की काफ़ी ज़्यादा अच्छी वीडियोस, बहुत अच्छा कंटेंट उसमें अवेलेबल है। उन वीडियोज़ में आप उन्हें बहुत आराम से देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, जॉफ्री चाउसर का फर्स्ट पार्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आज जो मैं सेकंड पार्ट आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ उसमें है कि जॉफ्री चाउसर जिस टाइम पर थे उनका हिस्टोरिकल इवेंट्स क्या है। एक तरह से देखा जाए तो आज जॉफ्री चाउसर के मोस्ट इम्पोर्टेंट सैलेंट फीचर हम इसमें डिस्कस करेंगे आपके साथ में। मीन्स यानी हम ऐसे फीचर्स के बारे में बात करेंगे कि उस टाइम पर जॉफ्री चाउसर के टाइम पीरियड में कौन सी ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे, या अगर बात की जाए कि जॉफ्री चाउसर का ही जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट है उसका ही डिस्कशन आज इस वीडियो में होने जा रहा है। चलिए अब देर नहीं करते और हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके, लेट्स लर्न हिस्टोरिकल इवेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें देखना है कि जॉफ्री चाउसर के पीरियड में उस टाइम पर क्या रहा, किस तरह के जो इवेंट्स थे या किस तरह के जो फिनोमिना थे वो हो रहे थे, यही सब चीज़ें हमें देखनी है। पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल, बिगनिंग ऑफ 100 Years वॉर बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस 1338-1453। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट अगर देखने वाली बात है तो ये है कि 100 Years वॉर की शुरुआत हो चुकी थी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में 1338-1453। ड्यूरिंग दिस पीरियड स्टार्टेड टू द बिगनिंग ऑफ 100 Years। ओके, मतलब जो 100 Years वॉर है वो स्टार्ट हो चुकी थी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट इज द ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ 1348-1349, ये भी वही पीरियड था जिसे ब्लैक डेथ के नाम से जाना गया। नेक्स्ट देखते हैं लोलार्ड्स मूवमेंट। लोलार्ड्स मूवमेंट में हमारे साथ अगर हम बात करें तो इसमें पीजेंट रिवॉल्ट 1381 में ये भी हो चुका है 1381 में, जिसमें कि लोलार्ड्स मूवमेंट यानी जॉफ्री चाउसर के टाइम पीरियड में कौन से हिस्टोरिकल इवेंट हुए हम उनका डिस्कशन कर रहे हैं। तो ब्लैक डेथ हो गई, लोलार्ड्स मूवमेंट हुआ, पीजेंट रिवॉल्ट 1381 में हो चुका। अब बात आती है जॉफ्री चाउसर की। जॉफ्री चाउसर का टाइम पीरियड रहा 1342-1400। ओके, और कुछ जगह पर देखने को मिलता है 1340 या 43। ठीक, इज दैट क्लियर? एंड टू 1400। नेक्स्ट देखते हैं इनका, ये तो हमारे जॉफ्री चाउसर का जो ड्यूरिंग दिस पीरियड है उस टाइम पर इनके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट है अब हम उनका डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, lived during the region of Edward III, Richard II and Henry IV। मतलब इनके रहते हुए जब ये जिंदा थे यानी कि इनके जीवन काल में ही एडवर्ड III, रिचर्ड II एंड हेनरी IV का शासन रहा, पहली चीज़। दूसरी, नेक्स्ट है लंदन पैट्रॉन जॉन ऑफ गॉन्ट, फर्स्ट पॉइंट बरीड इन पॉइंट्स कॉर्नर वेस्टमिनिस्टर अबे। ये पहले ऐसे पॉइंट है जिनको दफनाया गया है पॉइंट्स कॉर्नर के वेस्टमिनिस्टर अबे में। दूसरी चीज़, नेक्स्ट पॉइंट इज द इन्फ्लुएंसेस। इन्फ्लुएंसेस कौन थे? ओविड, जोवनी एंड बोकेशियो। तो ये सब कौन है? इन्फ्लुएंसेस हैं, यानी जिससे ये इन्फ्लुएंसेस थे। फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री किसको कहा गया? फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री वाज द जॉफ्री चाउसर। जॉफ्री चाउसर को फादर इंग्लिश पोइट्री भी कहा गया। इनकी अगर हम लाइवलीहुड को देखें तो 3 स्टेजेस में डिवीज़न किया जाता है इनके लाइवलीहुड का। 3 स्टेजेस में नंबर 1 है द फ्रेंच, नंबर 2 द इटालियन एंड द नंबर 3 द इंग्लिश। अब जो बात की जा रही है इनके 3 स्टेजेस में, हम पहले द फ्रेंच की बात कर लेते हैं। The French is the most important content of Geoffrey Chaucer and most important the characteristic की अगर बात की जाए तो first of all है modeled upon French originals, पहली बात। दूसरी चीज़,
स्टाइल इज क्लमसी एंड इमेच्योर। नेक्स्ट, द रोमांट ऑफ द रोज, इनकी ये जो है अगर देखा जाए तो ये एक तरह का इनका क्रिएशन है, द रोमांट ऑफ द रोज। नेक्स्ट, लेंदी एलोगोरिकल पोएम, कैसी पोएम थी ये? लेंदी थी, एलोगोरिकल पोएम थी। कौन सी? द रोमांट ऑफ द रोज। ठीक। नेक्स्ट है किस स्टाइल में लिखी गई, किस सिलेबल में लिखी गई? तो वो है ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स। ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स में द रोमांट ऑफ द रोज लिखी गई। नेक्स्ट, द बुक ऑफ द डचेस 1369। नेक्स्ट इनकी जो पोएम है या इनकी जो क्रिएशन है वो क्या है? द बुक ऑफ द डचेस 1369 में लिखी गई। अब उसका स्टाइल देखते हैं। ऑक्टोसिलेबिक कपलेट से ये भी देखिए, अगर हम इसकी बात करें द रोमांट ऑफ द रोज की, तो ये भी ऑक्टोसिलेबिक कपलेट से, एंड द बुक ऑफ द डचेस 1369 में ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स, दोनों में ये सिमिलरिटी है। एलोगोरिकल पोएम ऊपर वाली भी थी, ये भी एलोगोरिकल ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, वो हमें देखना होगा। सेकंड पॉइंट, एलोगोरिकल लेमेंट ऑन द डेथ ऑफ ब्लैंच ऑफ लैंकस्टर, द फर्स्ट वाइफ ऑफ जॉन ऑफ गॉन्ट। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं, एलेगोरिकल लेमेंट ऑन द डेथ ऑफ ब्लैंच ऑफ लैंकस्टर, द फर्स्ट वाइफ ऑफ जॉन ऑफ गॉन्ट, जो कि फर्स्ट वाइफ थी जॉन ऑफ गॉन्ट की। तो ये एक एलेगोरिकल लेमेंट है, किसके ऊपर लिखा गया? ब्लैंच ऑफ लैंकस्टर की डेथ के ऊपर लिखा गया, और ये फर्स्ट वाइफ ऑफ जॉन ऑफ गॉन्ट की थी, जिनके ऊपर इसको लिखा गया था। नेक्स्ट, इसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। एलोगोरिकल लेमेंट ऑन द डेथ ऑफ ब्लैंच ऑफ लैंकस्टर, द फर्स्ट वाइफ ऑफ जॉन ऑफ गॉन्ट। नेक्स्ट पॉइंट, ए कंप्लेंट ऑफ ए लवर्स लाइफ, जॉन लिडगेट इज बेस्ड ऑन इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, द कंप्लेंट अनटू पिटे NABC, द कंप्लेंट ऑफ मार्स। मतलब कहने का यहाँ पर ये है कि जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें कहा गया है कि जॉन लिडगेट जो हैं वो इसके आधार में रहे, और उन्होंने ही इसमें जो है थोड़ा सा अपना देखा जाए तो जॉन लिडगेट को आधारित करते हुए उनके ऊपर ये वर्क किया गया। ए कंप्लेंट ऑफ ए लवर्स, इस सेट के लिए ए कंप्लेंट ऑफ ए लवर्स लाइफ, द कंप्लेंट अनटू पिटे NABC, द कंप्लेंट ऑफ मार्स। अब बात करते हैं हम द इटालियन स्टेज की। हमारा फ्रेंच स्टेज कंप्लीट हो चुका है। द इटालियन स्टेज में देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस स्टेज। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेक्निकल एबिलिटी इज हायर, and second is the growing ease of perception, and third is the great stretch of originally। सेट क्लियर? मतलब टेक्निक एबिलिटी इस द इटालियन स्टेज पर हायर हो चुकी थी, ग्रोइंग कीनेस ऑफ परसेप्शन हो चुका था, मतलब जो एक धारणा बनाने वाली जो बात थी उसमें बारीकी आ चुकी थी, और ग्रेट स्ट्रेच ऑफ ओरिजिनलिटी, अब वास्तविकता की सच्चाई उनके वर्क में दिखने लगी थी। ये द इटालियन स्टेज की बात हो रही है। यहाँ पर इन्होंने कौन कौन सी पोएम लिखी, ये देखने वाली चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एनिलिडा एंड अर्साइट। एनिलिडा एंड अर्साइट इनकम्प्लीट पोएम, ये एक इनकम्प्लीट पोएम है। नंबर सेकंड, द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स। द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, कैरेक्टराइजेशन ऑफ द बर्ड्स, शोस चाउसर ट्रू कॉमिक स्पिरिट। इसके कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखें द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स की, तो कैरेक्टराइजेशन ऑफ द बर्ड्स, इसमें बर्ड्स का कैरेक्टराइजेशन किया गया। सेकंड नंबर, शोज चाउसर्स ट्रू कॉमिक स्पिरिट, चाउसर ने इसमें कॉमिक एलिमेंट्स डालने की कोशिश की या वास्तविक कॉमिक एलिमेंट्स जो दिखाए। राइम रॉयल है इसमें, एंड रिटन इन कनेक्शन विद द मैरिज ऑफ रिचर्ड सेकंड टू एन ऑफ बोहेमिया। और इसका लिखने के बाद इन्होंने इसका कनेक्शन जोड़ा था रिचर्ड सेकंड की जो शादी हुई थी एन ऑफ बोहेमिया के साथ में, उसकी शादी को लेकर के इन्होंने इस पोएम का कनेक्शन जोड़ा। थर्ड इज द ट्रोलियस एंड क्रेसिड। ट्रोलियस एंड क्रेसिड क्रिएशन जो है हमारी क्रिएटेड पोएम जो है जॉफ्री चाउसर की, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वो देख लेते हैं। इट इज़ द लॉन्ग पोएम फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड इज द अडेप्टेड फ्रॉम बोकेशियो, एंड सेकंड फ्लोस्ट्रेटो। बेस्ट नैरेटिव वर्क, बहुत अच्छा नैरेटिव वर्क है ये, ठीक है। नेक्स्ट है राइम रॉयल स्टेंजा। राइम रॉयल स्टेंजा में लिखी गई है। कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स ऑफ क्रिसिड एंड पेंडर्स रिवील ए न्यू subtlety of psychological development and indicate Chaucer's growing insight into human motives। तो इसमें कैरेक्टर्स के कॉम्प्लेक्स हमें देखने को मिलते हैं क्रिसिड में, और इसमें पेंडरस रिवील है। ए न्यू सबटिली ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है, अगर देखा जाए मनोवैज्ञानिक एलिमेंट्स हैं इसके अंदर जिनका जो है डेवलपमेंट दिखाया गया है। और ये चाउसर के कहीं ना कहीं जो इंसाइट उसके व्यूज़ थे
ह्यूमन को लेकर या ह्यूमन के मोटिव्स को लेकर के उसको ग्रो करते हुए इसके अंदर दिखाया गया है ट्राउलस एंड क्रिसिड में। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, द हाउस ऑफ फेम डेंटे। द हाउस ऑफ फेम डेंटे ड्रीम एलेगरी टाइप, ये किस तरह की पोएम थी या इसमें क्या हमें देखने को मिलता है? ड्रीम एलेगरी टाइप। सेकंड इज द ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स है, इसकी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज द पैराडाइज डांटे इज द डिवाइन कॉमेडी। अगर हम बात करें तो डांटे की ये एक बहुत ही डिवाइन कॉमेडी थी। नेक्स्ट द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, इसमें डांटे की डिवाइन कॉमेडी के बारे में बताया गया था। नेक्स्ट फिफ्थ इज द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, इंटेंशन ऑफ टेलिंग 19 टेल्स ऑफ वर्चुअस वुमेन ऑफ एंटिक्विटी। द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन की कैरेक्टरिस्टिक क्या रही? इंटेंशन ऑफ टेलिंग 19 टेल्स ऑफ वर्चुअस वुमेन ऑफ एंटिक्विटी, मतलब 19 टेल्स 19 कहानियाँ विभिन्न प्रकार की औरतों के ऊपर लिखी गई। फिनिशेज विद 8 and 9th ओनली बिगन, सिर्फ 8 या 9 ही थी जो कंप्लीट हो पाई या फिनिश हो पाई। नेक्स्ट क्लियोपेट्रा, दिस बी डिडो हाइपसाइपल एंड मीडिया लुक्रेसी एरेडन फिलोमेला फिलिस हाइपरमेंस्ट्रा। फर्स्ट नॉन अटेम्प्ट इन इंग्लिश टू यूज़ द हीरोइक कपल्ट, पहली बार इन्होंने प्रयास किया इंग्लिश में हीरोइक कपल्ट का प्रयोग करने का, ये इसकी एक खासियत थी। नेक्स्ट देखते हैं द इंग्लिश। द इंग्लिश टाइम जब इनकी स्टेज आती है तब इन्होंने कौन कौन सा वर्क किया, किस तरह की पोएम लिखी, अब हम उसके बारे में देख लेते हैं। अब इनको काफ़ी अगर देखा जाए तो एक्सपीरियंस होल्डर ये हो गए थे जॉफ्री चाउसर, तो इस वजह से अब आपको थोड़ा सा इनका जो है वो इनसाइट ग्रोथ भी देखने को मिलेगी वर्क के साथ साथ। चलिए देखते हैं थर्ड स्टेज इज़ द इंग्लिश। इसमें सबसे पहले आती है द कैंटरबरी टेल्स, ग्रेटेस्ट इंडिविजुअल एकम्प्लिशमेंट। तो आप जानती हैं द कैंटरबरी टेल्स इज़ द मोस्ट फेमस वर्क ऑफ जॉफ्री चाउसर। किस में लिखी गई? हीरोइक कपल्ट में। बेस्ड ऑन बोकेशियोज डेकामेरॉन, किसके ऊपर आधारित है? बोकेशियो डेकामेरॉन के ऊपर। इसेंशियली इंग्लिश, जाहिर सी बात है इसमें किसका यूज़ हुआ? इसेंशियली इंग्लिश का हुआ। प्रोलॉग पोर्ट्रेट गैलरी ऑफ 14th सेंचुरी इंग्लैंड। नेक्स्ट पेन पिक्चर ऑफ 21 पिलग्रिम्स, ये तो आप अच्छे से जानते ही होंगे, जो नहीं भी जानते वो भी जान लें कि जो हमारी द कैंटरबरी टेल्स है उसमें 21 तीर्थयात्रियों की कहानी है जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से विवन किया गया है जॉफ्री चाउसर के द्वारा, और जेफरी चाउसर ने उसे बहुत अच्छे से बुना है, बहुत अच्छे से उसका क्रिएशन किया है, या बहुत अच्छी तरह से कैरेक्टर्स का सेटलमेंट किया है, स्टोरी का सेटलमेंट किया है, यही सब इसके अंदर दिखाया गया है। 21 पिलग्रिम्स हैं, 29 पिलग्रिम्स, 13 इंक्लूडिंग चाउसर एंड हैरी बैली। ठीक है, 30 थे वैसे इंक्लूडिंग चाउसर को, जिसमें कि हैरी बैली भी थे। तो इस तरह से पिलग्रिम्स के ऊपर ये पूरी तरह बेस्ड है द कैंटरबरी टेल्स। द होस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स जज ऑफ स्टोरीज़ हैं, जज ऑफ स्टोरीज़, जो भी स्टोरीज़ सुनाई गई तो उनका जजमेंट किया गया। टबार्ड इन साउथ वार्क, और ये सारे पिलग्रिमेज कहाँ पर ठहरे हुए थे? टबार्ड इन में, साउथ वार्क में ठहरे हुए थे। इसके नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। टू रिलीव द टेडियम ऑफ द जर्नी ईच ऑफ द पिलग्रिम्स इज टू टेल 2 टेल्स ऑन द आउटवर्ड्स जर्नी एंड 2 ऑन द रिटर्न। कहने का मतलब यहाँ पर ये था कि ये तय हुआ था इस जर्नी से पहले कि हर पिलग्रिमेज 2 कहानियाँ सुनाएगा, 2 कहानियाँ जाते समय, 2 कहानियाँ वापस लौटते समय। ठीक है, इस तरह से इसको जो है बुना गया था इस कहानी को। नेक्स्ट, द बेस्ट नरेटर वुड बी गिवन ए सुपर बाय द रेस्ट ऑन रिटर्न टू द टबार्ड। नरेटर जो कि उसने बड़े ही बेस्ट अंदाज में इस चीज़ को दिखाया है आपके सामने कि किस तरह ये लोग एक टबार्ड जगह थी, यानी कि तीर्थयात्रियों के रुकने की जगह थी, जहाँ पर ये लोग आराम करने के लिए रुके थे, और वहीं पर 24 स्टोरीज़ कथाकार ने कही हैं। हुई कितनी है कंप्लीट, यहाँ पर ये देखने वाली बात है। तो फिनिश्ड ओनली 20, सिर्फ 20 कहानियाँ ही देखने को मिलती हैं जो कि पूरी तरह फिनिश्ड हुई। फॉर पार्टली कंप्लीट, जो 4 कहानियाँ बची वो कुछ हद तक कंप्लीट हो गई थी, बाद में कुछ ही अंश रह गया था उनका इनकम्प्लीट, नहीं तो वो भी कंप्लीट हो चुकी थी। कैरेक्टर्स थे मिलिट्री, प्रोफेशन, ए नाइट, ए स्क्वायर, ह्यूमन। द एक्लेसिस्टिकल
अगर हम बात करें, एट प्रायर्स, ए नन, ए मॉन्क, ए फ्रायर, ए समन, ए पार्डनर, ए पुअर पर्सन, ए क्लर्क ऑफ ऑक्सफोर्ड। ये इसके कैरेक्टर्स हैं। अगर हम कैरेक्टर्स को देखते हैं द कैंटरबरी टेल्स के, कि जो लोग कहानियाँ सुना रहे थे वो कौन कौन थे, जो लोग कहानियाँ सुना रहे थे वो कैरेक्टर्स कौन थे, और उनके जो मेन कैरेक्टर्स थे उनके बारे में बात हो रही है। मिलिट्री प्रोफेशन, ए नाइट, ए स्क्वायर, ए yeoman, and the ecclesiastical, eight, a prioress, a nun, a monk, a friar, a summoner, a pardoner, a poor person, a clerk of Oxford। ये सारे इसमें कहानी टेलर थे, स्टोरी टेलर थे। टू प्रोस टेल्स थी, टेल ऑफ मेलिबियस, चौसर्स ऑन टेल। ये चौसर की अपनी कहानी है जिसे कहा गया टू प्रोस टेल्स या टेल ऑफ मेलिबियस। द पर्सन्स टेल, ये सब हमारे जो जॉफरी चौसर थे उनके द्वारा लिखा गया वर्क है। नेक्स्ट देखते हैं नाइट्स टेल, फाइनेस्ट वर्क एज ए नैरेटिव पोइट, बिगिंस विद नाइट्स टेल एंड एंड्स विद पर्सन्स टेल। नाइट्स की जो टेल थी वो शुरू होती है नाइट्स टेल से और अंत होता है पार्शन की कहानी से। यानी इसमें क्या है कि जो हमारे नाइट है वो टेल सुनाते हैं, यानी वो कहानी सुनाते हैं, और फिनिश्ड वर्क एज ए नैरेटिव पोइट, और कहानी को वर्क को अपने इस तरह ख़त्म करते हैं जैसे कि वो एक नैरेटिव पोइट है। इसी तरह नाइट्स की टेल पर ये कहानी शुरू होती है और इन कहानियों का अंत होता है पार्शंस टेल पर, पार्शंस की कहानियों पर। चौसर्स ऑन टेल्स, टेल ऑफ सर थोपस एंड टेल ऑफ मेलिबियस। चौसर की जो अपनी कहानियाँ थी वो है टेल ऑफ सर थोपस एंड टेल ऑफ मेलिबियस। पेलामोन एंड अरसाइट, बेस्ड ऑन बोकेशियोस टेसिडा, रिवाइज्ड एज द नाइट्स टेल। ये सब चौसर्स की अपनी कहानियाँ थी, टेल ऑफ सर थोपस एंड टेल ऑफ मेलिबियस। पेलामोन एंड अरसाइट, बेस्ड ऑन बोकेशियोस टेसिडा, रिवाइज्ड एज द नाइट्स टेल। द फ्लावर एंड द लीफ, द फ्लावर एंड द लीफ created by the Geoffrey Chaucer, dream allegory type थी। and second is the court of love, the court of love, इसकी ये भी एक इसके अंदर टेल थी, मतलब कह सकते हैं कि कहानी थी, the court of love। प्रोज में अगर हम बात करें तो जॉफरी चौसर ने प्रोज भी काफ़ी अच्छा लिखा है, और उस समय का ये प्रोज जो है इनके द्वारा लिखा गया या इन्होंने जो लिखा है, रिटन बाय द जॉफरी चौसर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं UGC NTA नेट में, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इसको भी थोड़ा सा रिवाइज कर लिया जाए। प्रोज, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रीटाइज ऑन द एस्ट्रोलेब, नेक्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ बोथियस, कंसोलेशन ऑफ फिलॉसफी। थर्ड पॉइंट इज द चौसर्स डायलेक्ट, ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। ही फाउंड इंग्लिश a dialect and left it a language laws. The well of English undefiled, Spencer। नेक्स्ट है ये कंप्लीट हो गया है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया है। With him is born our real poetry, Spencer। Here is God's plenty, Dryden। Chaucer's humor is a humor in the grand style, G.K. Chesterton। ये सारी प्रोज में आते हैं। पोइट्स वो कौन से हैं? पोइट्स हु हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय चाउसर। वो कौन से पोइट हैं जो कि बाद में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए, प्रभावित हुए, किससे हुए? चाउसर से हुए। तो उसमें अगर हम नाम देखें तो हमारे पास जो नाम हैं उसमें देखने की बात है कि हमारे हैं स्पेंसर, मिल्टन, ड्राइडन, कीट्स, टेनिसन, स्विनबर्न, रॉबर्ट ब्रिजेस, वॉल्टर डी ला मोर एंड जॉन मैसफील्ड। अदर पोइट्स ऑफ चाउसर कंटिन्यू, मतलब कहने का ये है कि अगर और भी पोइट चाउसर्स के हमें मिलेंगे तो हम उसके ऊपर लगातार वीडियो आपको अपलोड करते रहेंगे। लिहाजा आप इस वीडियो को अगर चाहें तो इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट है उसे अच्छे से देख सकते हैं, उसकी स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं ताकि आप अच्छी तरह से तैयारी अपनी करते रहें। एक बार फिर से अगर आप देखना चाहें, बहुत अच्छा वर्क है इनका, बहुत अच्छे कैरेक्टरिस्टिक हैं वर्क के, आप इसको देख सकते हैं कि प्रोज में इन्होंने क्या क्या काम किया है। ट्रेटाइज ऑन द एस्ट्रोलेबल, ट्रांसलेशन ऑफ बोथियस, कंसोलेशन ऑफ फिलॉसफी, चौसर्स डायलेक्ट, ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट, ही फाउंड इंग्लिश डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट ए लैंग्वेज लॉज, द वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफिल्ड, स्पेंसर ने ये बात कही इनके बारे में, हीज अवॉइडेंस ऑफ फॉरेन इन्फ्लुएंसेस, द प्रोलॉग टू मॉडर्न फिक्शन, प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, लॉन्ग नैरेटिव यूनिटी। ये तो आप जानते हैं कैंटरबरी टेल्स अपने आप में खुद ही एक बहुत अच्छी मतलब स्टोरी टेलर
है या स्टोरी है, ये अपने आप में खुद ही बहुत अच्छा एक वर्क है इनका। विद हिम इज़ बॉर्न अवर रियल पोइट्री, स्पेंसर कह रहे हैं। हेयर इज़ गॉड्स प्लेंटी, ड्राइडन ने इनके बारे में ये स्टेटमेंट दिया। एंड चॉसर्स ह्यूमर इज़ ए ह्यूमर इन द ग्रैंड स्टाइल, जे.के. चेस्टरटन ने ये स्टेटमेंट जॉफ्री चौसर के लिए दिया था, ठीक है। और इनसे जो इन्फ्लुएंस्ड थे वो राइटर हमारे पास, अगर हम बात करें पोइट्स की, तो वो हैं हमारे स्पेंसर, मिल्टन, ड्राइडन, कीट्स, टेनिसन, स्विनबर्न, रॉबर्ट ब्रिजेस, वॉल्टर डी ला मेयर एंड जॉन मैसफील्ड, ये सभी हैं। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करेंगे, अगर इसका और अच्छा कोई कंटेंट होगा मेरे पास जॉफ्री चौसर का, तो मैं ज़रूर आपके लिए यहाँ पर वीडियो में डिस्कशन करूँगी उस टॉपिक के ऊपर, ताकि आपका जॉफ्री चौसर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। आप अच्छे से तैयारी करें और हम कम टाइम में ज़्यादा तैयारी करने की कोशिश करें, ताकि हमें हमेशा के लिए याद हो जाएँ चीज़ें और हम अच्छी मेरिट से क्वालिफाई करें, चाहे हम कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों। चलिए इसी के साथ यहीं पर अब मैं वीडियो को ख़त्म करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो फिर लेकर के आएंगे एक अच्छे नए कंटेंट के साथ, एक अच्छे फिर से एक नए राइटर के साथ में। और हम आपके लिए जो वीडियोस अपलोड कर रहे हैं उसे आप ध्यान से देखिए, बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखा करिए, क्योंकि बिना स्किप किए अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको मैटर समझ आएगा। अदरवाइज़ आपको ना तो वीडियो समझ आएगी, ना ही मैटर समझ आ पाएगा कि किस तरह से बताया जा रहा है। तो बेहतर होगा कि आप इस चैनल पर अगर आए हैं तो पूरा वीडियो देखिए। वैसे भी बहुत ज़्यादा लंबी वीडियोस में नहीं बनाती हूँ, छोटी वीडियो इसीलिए बनाती हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट आपके साथ डिस्कस हो सके, और जिसके ऊपर क्वेश्चन बेस्ड होते हैं क्यों ना हम उसी का डिस्कशन करें वीडियो पर। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, आप भी जानते हैं आप बोर हो जाएंगे अगर बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बनती है। तो बेहतर है कि आप छोटी वीडियो में या कम समय में बहुत ज़्यादा तैयारी करें, यही बेहतर होगा आपके लिए भी। और बस अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अब मैं विदा लेती हूँ आपसे, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, जाने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।